देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। ऊपरी स्तरों से बाजार पर दबाव बढ़ा। दिन की ऊंचाई से निफ्टी 70 अंक फिसला। सेंसेक्स भी 0.25% नीचे। निफ्टी बैंक बिल्कुल फ्लैट। मिड कैप्स में सबसे ज्यादा कमजोरी रियल्टी और ऑटो को छोड़ सभी सेक्टर्स पर प्रेशर। निफ्टी बैंक की अब गुरुवार के बदले शुक्रवार को होगी वीकली एक्सपायरी। मंथली एक्सपायरी भी महीने के आखिरी शुक्रवार को। नया नियम 7 जुलाई से लागू। एनएसए ने जारी किया सर्कुलर। अमेरिकी आईटी कंपनी ईपैम के गाइडेंस घटाने से बिगड़ा आईटी स्टॉक्स का मूड। निफ्टी आईटी इंडेक्स करीब 2.5% फिसला। पर्सिस्टेंट एम्फोसिस कोफोर्ज में 2.5 से 5% तक की गिरावट। टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, एचसीटेक भी 2% तक गिरे। ब्रांडेड ज्वेलरी के कारोबार में उतरा आदित्य बिरला ग्रुप। 5,000 करोड़ रुपए के निवेश का किया फैसला। नोबल ज्वेल्स नाम से शुरू होगा नया वेंचर। अगले 2 साल में नहीं होगी कोल इंपोर्ट की जरूरत। स्टील और पावर प्लांट को सस्ते में मिलेगा कोयला। सरकार ने तैयार किया रोड मैप। सीएनबीसी आवाज एक्सक्लूसिव। और अरब सागर में चक्रवाती तूफान उठने की आईएमडी ने जताई आशंका। मुंबई के दक्षिण पश्चिमी से करीब 1120 किलोमीटर की दूरी पर अरब सागर में बन रही है चक्रवात की स्थिति। मानसून की चाल पर पड़ सकता है असर। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। तो अब तक तो बाजार एक दायरे में कारोबार कर रहा था, थोड़ा सा कंसोलिडेशन के मूड में था, लेकिन अब प्रेशर दिख रहा है क्योंकि अगर आप लेवल्स के हिसाब से देखेंगे तो दिन के निचले स्तरों के आसपास अब भारतीय बाजार आ चुके हैं। निफ्टी 18,500 के ऊपर टिका हुआ है, ऑल्दो 18,550 के ऊपर, लेकिन अभी भी 35 अंकों की गिरावट देखने को मिल रही है। डेज लो टच करने के बाद थोड़ा सा ऊपर वापस मार्केट आता हुआ दिखाई दिया है। सेंसेक्स जहां एक समय में 250 अंक नीचे था, अब 150 अंक नीचे कर रहा है कारोबार। बैंक निफ्टी भी लैकलस्टर आज के सेशन में बिल्कुल फ्लैट ट्रेड करते हुए। मिड कैप्स में थोड़ी सी प्रॉफिटिंग आपको दिखाई देगी। बहुत ही सिलेक्ट पॉकेट से जहां पर खरीदारी आज देखने को मिल रही है, अदरवाइज मूड बिगड़ा हुआ ही है। स्टॉक स्पेसिफिक, सेक्टर स्पेसिफिक डिटेल्स आपके लिए लेकर आएंगे, लेकिन फटाफट से देख लेते हैं क्या संकेत इस समय इंटरनेशनल मार्केट से मिल रहे हैं। एशियन मार्केट से शुरुआत कर लेंगे। एशियन मार्केट्स मिक्स्ड हैं आज के सेशन में। निक्केई 1% ऊपर है, कॉस्पी आधा % ऊपर है, और बाकी सभी बाजार 1/4% से लेकर 1% नीचे कारोबार कर रहे हैं। तो एशियन मार्केट्स मिक्स्ड हैं। यूएस के फ्यूचर्स से भी ठंडे संकेत है। डाउ फ्यूचर्स बिल्कुल फ्लैट ट्रेड कर रहा है, 9 अंक नीचे है। नेस्डैक का फ्यूचर भी बिल्कुल फ्लैट, 2 अंक ऊपर कर रहा है कारोबार। तो कोई खास एक्शन या हैंडओवर हमें विदेशी मार्केट से मिल रहे क्यू से नहीं मिल रहा है। तो ऐसे में अब तक बाजार में हुआ क्या है, बाजार की बड़ी बातें आपके लिए लेकर आते हैं। अब तक एक दायरे में कारोबार हुआ, अभी भी थोड़ा सा दबाव बना हुआ है। ऊपर नीचे के लेवल्स हम देख रहे हैं। निफ्टी 18,550 के ऊपर टिककर कारोबार करते हुए। बैंक निफ्टी बिल्कुल फ्लैट कारोबार कर रहा है, ना तेजी है ना मंदी है। 44,097 के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं फिलहाल। लेकिन मिड कैप्स में थोड़ा सा प्रेशर अब बढ़ा है। 150 अंक के आसपास की कमजोरी आपको निफ्टी मिड कैप इंडेक्स में दिखाई देगी। और परसेंटेज टर्म्स में भी जो 1/4% से ज्यादा की वीकनेस है। अब खरीदारी कहां हो रही है? ऑटोज में बाइंग है, ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स तेज हैं, सीमेंट स्टॉक्स में खरीदारी देखने को मिल रही है। कुछ और पॉकेट्स दिखेंगे जहां पर बाइंग, उसमें केमिकल स्टॉक्स हैं, रियल्टी स्टॉक्स है। अदरवाइज आईटी, फार्मा, मेटल्स सभी में प्रेशर आज के सेशन में देखने को मिल रहा है। तो ये रहा बाजार का अब तक का हाल। हमारे साथ हैं ब्रिजेश एल आईडीबीआई कैपिटल मार्केट से। उनसे ले लेते हैं इंडेक्स पर राय और ट्रेड्स, उसके बाद मिड कैप स्टॉक्स भी आपके लिए लेकर आएंगे। ब्रिजेश नमस्कार, स्वागत है आपका। बताइए पहले तो निफ्टी बैंक निफ्टी पर स्ट्रैटेजी रिमेनिंग सेशन के लिए। गुड आफ्टरनून दीपाली जी। तो अगर आपने जैसे बताया कि निफ्टी सिर्फ 35 पॉइंट्स डाउन है, तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं निफ्टी में जो कल के दिन में जो हमने गैप अप देखा था मंडे के स्टार्ट ऑफ द सेशन में, वो कहीं ना कहीं गैप फिल करके सपोर्ट की तरफ अप्रोच कर रहा है। निफ्टी निफ्टी रेंज बाउंड है। इवन लास्ट वीक अगर आप देखोगे तो निफ्टी में एक 200 पॉइंट का ही रेंज रहा है निफ्टी में। तो इस बार करंट वीक के एक्सपायरी में भी ज्यादा तेजी का कोई ऐसा आसार नहीं है। रेंज वर्ड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर आप बड़ी रेंज की बात करते हैं तो 18,400 से 18,800 है, और छोटे टाइम फ्रेम उसके अंदर एक रेंज बात करना तो 18,600 और 18,400। तो ये रेंज है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं रेंज में ही रहेगा। लार्ज कैप में शायद उतने मोमेंटम देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन मैं काफी श्योर हूं अगर 18,600 अगर ये वीक में निकल जाता है तो एक शॉर्ट कवरिंग की हम एक उम्मीद कर सकते हैं निफ्टी इंडेक्स पर। ओके, स्टॉक्स कौन से निकाले हैं आपने ब्रिजेश? हाँ मैं बैंक निफ्टी, स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेड्स कुछ निकाले हैं क्या आपने? हाँ मैडम, स्टॉक स्पेसिफिक है। जो अभी जो मोमेंटम में मैं देख रहा हूँ, एक लोधा देख रहा हूँ जहाँ पे वो काफी अच्छा खासा सेटअप पे है।
3-4 दिन के कंसोलिडेशन के बाद इसमें मोमेंटम देखने हम्म। को मिला, 580 का प्राइस है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये स्टॉक आउट परफॉर्म करेगा करंट लेवल से। तो जी। इसे हमें करंट प्राइस में लेना चाहिए। इसका जो स्टॉप लॉस है वो 545 का रहेगा, और जो टारगेट है 615 के करीब मैं हम्म। देख रहा हूँ। हफ्ते भर में ये मुझे लगता है ये मोमेंटम में ये ट्रेड मिलना चाहिए, 615 के करीब के लिए टारगेट रहेगा फर्स्ट कॉल। ओके। तो लोधा एक स्टॉक है जहां पर आप खरीदारी का ट्रेड ले सकते हैं 625 तक के टारगेट। कोई और ट्रेड आपकी तरफ से? हाँ मैडम, मैं और एक ट्रिक देना चाहूंगा। महिंद्रा सीआई में मैं वॉच कर रहा हूँ, काफी बुलिश है ये काउंटर के ऊपर, तो हम मुझे लगता है कि करंट प्राइस में महिंद्रा सीआई में भी बाय लेना चाहिए। 486 का लेवल चल रहा है, ओके। तो मुझे 486 के प्राइस पे लेना चाहिए। 540 तक का मेरा टारगेट है। थोड़ा सा शॉर्ट टर्म में है ये रेंज, बट 465 के स्टॉप लॉस एक ट्रेडर्स या किसी को इन्वेस्टमेंट करना है तो लॉन्ग जाना चाहिए। 540 के करीब, 535 से 540 तक, 540 का ऊपरी तरफ में टारगेट रहेगा। हम्म। 535 540 के टारगेट, 465 रुपए का स्टॉप लॉस। खरीदारी की सलाह महिंद्रा सीआई ऑटो में। महिंद्रा सीआई ऑटो और लोधा डेवलपर्स, ये दो ट्रेड्स आपको ब्रिजेश ने रेकमेंड किए। दोनों स्टॉक्स इनफैक्ट हमारे मिड कैप्स के लिस्ट में भी शामिल है। लेकर आते हैं मिड कैप्स का हाल आपकी स्क्रीन पर। इंडेक्स तो आपने देखा थोड़े दबाव में है, लेकिन पॉकेट्स आपको दिखाई देंगी तेजी वाली भी। लेकिन शुरुआत करेंगे उन दो पॉकेट्स के साथ जहां पर सबसे ज्यादा प्रेशर आज मिड कैप्स में देखने को मिल रहा है, वो है आईटी और फार्मा। आईटी में परसिस्टेंट सिस्टम 5% नीचे, एम्फोसिस 4% नीचे है, आर सिस्टम्स में 4% गिरावट और कोफोर्ज भी ऑलमोस्ट 4% के लॉसेस के साथ कर रहा है ट्रेड। फार्मा में भी थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग है आज के सेशन में। जो स्टॉक्स गिरावट के साथ कर रहे ट्रेड उसमें पिरामल फार्मा, फाइजर, ग्रैन्यूल्स इंडिया और नेटको फार्मा शामिल है। 1 से 2% की कमजोरी इन स्टॉक्स में देखने को मिल रही है। अब दिखाते हैं वो पॉकेट जहां पर तेजी है। सीमेंट स्टॉक्स में खरीदारी, अंबुजा सीमेंट 3.5% ऊपर, प्रिज्म जॉनसन 5% ऊपर कारोबार कर रहा है। इसके अलावा श्री सीमेंट में 3.5% का मूव, मंगलम सीमेंट भी 2.5% ऊपर ट्रेड करते हुए आज के सेशन में। सीमेंट के अलावा केमिकल स्टॉक्स दिखाते हैं जहां पर खरीदारी, शारदा क्रॉपकेम आप देखेंगे यहां पर 11% के अपमूव्स देखने को मिल रहे हैं आज के सेशन में। थिरुमलाई केमिकल 3% ऊपर है, गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स 3% ऊपर और मेघमानी में 7% का अपमूव आज के सेशन में देखने को मिल रहा है। तो ये वो स्टॉक जहां पर शानदार तेजी आज के सेशन में देखने को मिली है। ऑटो एंसिलरीज में मुंजाल शोभा 14% ऊपर, महिंद्रा सीआई ऑटो 6% ऊपर है, जेएनए एक्सेल्स में 3.5-4% का मूव, सुब्रोज भी 2.5% ऊपर कारोबार करते हुए आज के सेशन में। साथ में दिखाते हैं आपको रियल्टी स्टॉक्स। लोधा डेवलपर्स तो 5% ऊपर है ही, जहां पर अभी कुछ मिनटों के दौरान खरीदारी आई है। इसके अलावा ब्रिगेड एंटरप्राइजेस भी 1.5% ऊपर है आज के सेशन में, और साथ ही ओबेरॉय रियल्टी में भी 1.5% का अपमूव देखने को मिल रहा है। तो ये वो स्टॉक जहां पर तेजी आज के सेशन में बनी हुई है। तो पॉकेट्स तो इनफैक्ट आपको काफी सारे दिख जाएंगे मार्केट में जहां पर खरीदारी देखने को मिल रही है। लेकिन कुछ खबरों की ओर रुख करते हैं, और अगले 2 साल में कोल इंपोर्ट की जरूरत लगभग खत्म हो जाएगी। सीएनबीसी आवाज को मिली एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन के मुताबिक कोयला मंत्रालय ने इसके लिए ठोस रोड मैप तैयार किया है। पूरी खबर जानने के चलते हैं लक्ष्मण रॉय के पास। लक्ष्मण, बताइए कोल इंपोर्ट घटाने का जो रोड मैप है वो क्या है और इससे किसे कितना फायदा होगा? देखिए, दरअसल जो कोयला मंत्रालय ने रोड मैप तैयार किया है उसके मुताबिक कोल इंपोर्ट लगभग अगले 2 साल में खत्म हो जाएगा, और इससे करीब आप 1 से 2 लाख करोड़ रुपए इंपोर्ट बिल या कहें फॉरेक्स की बचत सरकार को होगी। अभी हम 218 मिलियन टन कोयला का इंपोर्ट करते हैं, और उसमें सबसे महत्वपूर्ण कंपोनेंट होता है कोकिंग कोल का, जो सबसे ज्यादा महंगा होता है, वो करीब 52 मिलियन टन हम लोग इंपोर्ट करते हैं। तो इस इंपोर्ट को घटाने के लिए 2 तरह की रणनीति अपनाई जा रही है। पहली तो ये कि जो कोकिंग कोल का उत्पादन उसे बढ़ाया जाएगा, उसमें करीब 12 माइंस को यहाँ पे नीलामी के लिए आगे रखा गया है, और इससे करीब 26 मिलियन टन कोकिंग कोल का उत्पादन अतिरिक्त होगा। और दूसरा, कोकिंग कोल के लिए वॉशरीज की काफी ज्यादा जरूरत होती है, जो भारत में इसकी काफी कमी है। तो 4 पुराने वॉशरीज को रिन्यू करके, रिवैम्प करके प्राइवेट सेक्टर को दिया जा रहा है, और 12 नई वॉशरीज जो है कोल इंडिया की सब्सिडी वो इसे तैयार करे, फिर उसे प्राइवेट सेक्टर को दिया जाएगा। तो कोकिंग कोल का इंपोर्ट लगभग 2/3 यहाँ पे कम कर लिया जाएगा। जो बाकी 1/3 होगा वो ब्लेंडिंग के लिए इंपोर्ट करने की जरूरत पड़ेगी तो उसे इंपोर्ट किया जाएगा। रही बात नॉन कोकिंग कोल के लिए, तो वहां पे सालाना 13% की बढ़ोतरी का लक्ष्य रखा गया है। अभी 160 मिलियन टन नॉन कोकिंग कोल का इंपोर्ट होता है, तो वहां भी कोशिश ये है कि नॉन कोकिंग कोल का उत्पादन बढ़ाया जाए, इसलिए प्राइवेट कोल माइंस को मंजूरी दी जा रही है। और एक और खास बात कि इससे फायदा होगा पावर प्लांट को
और स्टील प्लांट को। पावर प्लांट को इसलिए ताकि उनका कोल इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा, घरेलू कोल सस्ते मिलेगा। स्टील प्लांट को इसलिए उनको कोकिंग कोल इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा, और कोकिंग कोल जिसकी जरूरत पावर प्लांट को नहीं है, मजबूरन देना पड़ता है, उस कोकिंग कोल की सप्लाई जो है अब पावर प्लांट से धीरे धीरे कम करके स्टील प्लांट को दी जा रही है। ये भी एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट हो रहा है। तो इस पूरे रोड मैप के तहत अगले 2 साल में लगभग कोल इंपोर्ट की जरूरत खत्म हो जाएगी, ऐसा टारगेट रखा जा रहा है। ओके, शुक्रिया लक्ष्मण आपका ये डिटेल्स बताने के लिए। तो कोल इंपोर्ट पर जो निर्भरता है उसको खत्म करने की तैयारी है, और अगले 2 सालों में जो निर्भरता है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। कोल इंडिया पर एक कमेंट ले लेते हैं। हालांकि ये खबर इंपॉर्टेंट है, फिर चाहे फर्टिलाइजर्स हो, स्टील सेक्टर हो, सभी के लिए। लेकिन कोल इंडिया पर आपके कमेंट्स ब्रिजेश? कोल इंडिया पे मैडम अगर स्ट्रक्चरली आप देखोगे तो चार्ट्स काफी पॉजिटिव है। तो इसमें जिस हिसाब से जो लास्ट 3-4 दिन में हमने प्रॉफिट बुकिंग जो देखने को मिला इस काउंटर में, जो मुझे लगता है टेक्निकली ये सपोर्ट की तरफ आ रहा है। ये बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है, क्योंकि जिस लेवल से प्रॉफिट बुकिंग आया 245 के, वो उसको लगभग फिर से रीटेस्ट कर सकता है। तो अगर किसी को ट्रेड लेना है तो मुझे लगता है यहाँ पे लेना चाहिए 227-225 के आसपास। इसका स्टॉप लॉस जो बनता है वो 220 के आसपास है। 200 यानी एक 20-25 पॉइंट का मुझे लगता है यहाँ से वापस पुल बैक के लिए लेना चाहिए। तो 245 के टारगेट के लिए 245 से 250 के टारगेट के लिए यहाँ से बाय सेटअप बनता है मैडम। ओके, तो ये राय है कोल इंडिया पर 227 के मौजूदा लेवल्स हैं। लेकिन आज बात करेंगे आईटी इंडेक्स की, जहां पर गिरावट है और निफ्टी आईटी इंडेक्स करीब 2.5% नीचे है। दिग्गजों के साथ साथ मिड कैप्स आईटी स्टॉक्स में बिकवाली हावी है। और आईटी स्टॉक्स में क्या चल रहा है, क्यों ये गिरावट आई है, ये बताने के लिए यतिन मोता हमारे साथ मौजूद हैं। यतिन, बताइए डिटेल्स। देखिए, जहाँ तक कि आईटी स्टॉक्स का सवाल है, आज बहुत ही लाजमी प्रेशर है, क्योंकि यूएस में एक बड़ी आईटी कंपनी ईपैम ने अपना गाइडेंस काटा है। गाइडेंस इसीलिए काटा है जो 2023 साल का है और Q2 का है, यानी अगले आने वाले क्वार्टर्स का है, इसलिए क्योंकि क्लाइंट की स्पेंडिंग पे असर देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट क्लाइंट्स हैं बहुत सारे जो ऑर्डर्स भी कैंसिल कर रहे हैं, तो शायद ऑर्डर कैंसिलेशन के कंसर्न्स एक बार फिर से आपको दिखाई पड़ रहे हैं आईटी सेक्टर पे एज अ होल। और अगर हम ईपैम की कहें तो इनको लगता है कि क्लाइंट काफ़ी कॉशियस हो चुके हैं, और कॉशियस होने की वजह से जो स्पेंडिंग है आईटी सेक्टर पे और आईटी सेगमेंट में, वहाँ कमी देखने को मिल रही है। इनफैक्ट इनको लगता है कि टोटल जो इनकी ऑर्डर पाइपलाइन है वहाँ रिडक्शन देखने को मिल रहा है, यानी कमी आती हुई दिखाई पड़ रही है ओवरऑल ऑर्डर पाइपलाइन में। जहाँ तक कि कोटक सिक्योरिटीज़ का व्यू है इस पर्टिकुलर इवेंट पे, उनको लगता है कि कैंसिल अपॉर्चुनिटी और डिफरल जो क्लाइंट स्पेंडिंग में हो रहे हैं वो अभी बिल्कुल से देखने को मिल रहे हैं। उनका मानना ये है कि जो पहली तिमाही के नतीजे आएंगे, यानी Q1 FY24, वो जो है वो बदतर रहेंगे FY23 एंड के मुकाबले। तो सिक्वेंशियल बेसिस पे, तिमाही दर बेसिस पे देखें तो शायद आईटी कंपनी और कमज़ोर नतीजे पेश कर सकती हैं और कमज़ोर आउटलुक पेश कर सकती हैं, और शायद इसी कंसर्न्स के चलते आज पूरा का पूरा आईटी पैक 2 से 3% आपको एवरेज में नीचे दिखाई पड़ रहा है। और मिड कैप आईटी का सवाल है, जैसे पर्सिस्टेंट सिस्टम्स, LTMI वगैरह जो मिड टीयर कंपनीज हैं, यहाँ भी आप 4 से 5% के बीच में डिक्लाइन देख रहे हैं। ओके, तो स्टॉक्स में हम थोड़ा प्रेशर देख रहे हैं आज के सेशन में, और मिड कैप्स हो या लार्ज कैप्स, दबाव तो बना हुआ है ही। हालांकि आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्र, और एप्पल ने कंप्यूटर की दुनिया में एक नए युग की शुरुआत कर दी। दरअसल एप्पल ने WWDC 2023 इवेंट में अपने VR हेडसेट विजन प्रो लॉन्च किया है, और इससे वर्चुअल यूजर्स को वर्चुअल वर्ल्ड में रियल वर्ल्ड का फील मिलेगा। ये वर्चुअल डिवाइस गेम चेंजिंग साबित हो सकती है। इसकी खूबियां क्या हैं, ये बता रही है मेरी सहयोगी शिबानी। एप्पल ने अपना रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट विजन प्रो WWDC के अराउंड लॉन्च किया है। ये एक स्पेशल कंप्यूटर है, और ये 5 चीजें आपको बिल्कुल जाननी चाहिए इस डिवाइस के बारे में। सबसे पहले आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं यूजर के आईज से, हैंड से और वॉइस से। इसी के साथ साथ इसमें एक हाई रेजोल्यूशन डिस्प्ले सिस्टम है जो 23 मिलियन पिक्सल्स को पैक करता है इन इट्स 2 डिस्प्लेज। साथ ही 2 तरह के चिपसेट का कॉम्बिनेशन है, एक तो पावरफुल M2, इसी के साथ साथ ब्रांड न्यू R1
प्रिसिजन चिप जो 12 कैमरास, 5 सेंसर्स और 6 माइक्रोफोन से डेटा को प्रोसेस करता है कुछ इस तरह से कि एक्चुअली यूजर्स के सामने चीजें रियल टाइम होती है। इसी के साथ साथ विजन ओएस एक तरह से जो एप्स है उसको डिस्प्ले के बियॉन्ड लेके जाता है, आपको बढ़िया इमर्सिव एक्सपीरियंस देने के लिए। अभी ये जो डिवाइस है वो $3,500 यानी $3,499 में अगले साल से यूएस मार्केट में आपको मिलेगा और साथ ही अलग अलग मार्केट्स में आने वाले दिनों में ये डिवाइस लॉन्च होगा। तो आप ये डिटेल्स सुन रहे थे जो कि शिवानी ने आपको बताई, लेकिन आगे बढ़ेंगे। खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट आपके सामने लेकर आते हैं। जो मुकाबला चल रहा है इस हफ्ते वह शेर खान के जतिन गेडिया, ये सिक्योरिटीज के अमित त्रिवेदी, मार्केट एक्सपर्ट राजन शाह के बीच में। और अब तक के रिटर्न की स्थिति दिखा देते हैं आपको फटाफट से कि क्या स्थिति बनी हुई है फिलहाल। और मुनाफे के मीटर में तीनों ही खिलाड़ियों के बीच में दूसरा दिन है। लीड कर रहे हैं जतिन गेडिया जिनका पोर्टफोलियो 7.5% के रिटर्न दे रहा है। इसके अलावा अमित त्रिवेदी का पोर्टफोलियो 1% के रिटर्न दे रहा है और साथ ही राजन शाह का पोर्टफोलियो -1% के रिटर्न लैंड कर रहा है। इसी के साथ एक ब्रेक के उस पर देखिए न्यूयॉर्क कंपनी में हम बातचीत करेंगे आज खुले आईपीओ IQ लाइटिंग के MD हरदीप सिंह और डायरेक्टर संजीत सिंह से। छोटे से ब्रेक के बाद नमस्कार।